ये दिखेगा क्या? ब्लू मत लो, बस ब्लू नहीं दिखता। ये मेरे को तो दिख जाएगा ना। चलो तो ठीक है, ट्राई करते हैं क्या तो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग डियर्स, कैसे हो सारे के सारे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब आगे कि नहीं आगे? गुड आफ्टरनून सर। हाँ वेरी गुड, सब धीरे धीरे आ रहे हैं भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग टीचर जी। हाँ टीचर्स डे। नहीं टीचर जी बोली सा जी कुछ नया है, सिक्का लेके आ रहा हूं। गुड आफ्टरनून सर। टिल्लू क्या कह रहा है? टिल्लू कह रहा है जय पबजी। जय पबजी क्या होता है जी? टिल्लू, ये पबजी क्या होता है? पबजी गेम। चलो, तो इसका मतलब अपने सब जने आगे कि नहीं आगे भाई? अभी कुछ एक जने बाकी हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कर रखा था, हाँ ये क्या लिखा भाई इसने? फायर फ्री सर, कौन से फायर फ्री? फ्री फायर ये भी एक गेम होता है। अच्छा फ्री फायर गेम होता है? ये गेम होता है। इसने तो फायर फ्री लिखा, आरती ने तो। सर आगे उल्टा लिखा गया। बोलो कि घर के बच्चे आ गए पूरा। तो इस गेम में क्या होता है? कम से कम मैं खेलता हूँ सर, मैं खेलता हूँ। धड़ाधम बंदूक से मारते एक दूसरे को। अच्छा गोलियां। सर को अरे बाप रे सर, कोई ना बच्चा बोल रहा है कि मैं खेलता हूँ करके आके। चलो आरती का भाई। तो अपन शुरू करते हैं अपना अरे अगला। एकदम सही पहचाना आशीष तू तो। मैं हूँ सर। गुड, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा था, अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा। हम लोगों का टॉपिक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक शुरू कर रखा था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अपन अपनी स्थिति से हिला सकते हैं, उसको विस्थापित कर सकते हैं, उसको विस्थानीकृत कर सकते हैं, उसको अपनी जगह से सरका सकते हैं। और उस इफेक्ट के अंदर अपन ने पहला नंबर इफेक्ट कर दिया था आई इफेक्ट। तो हल्का सा रिकॉल कर लो जल्दी से। आई इफेक्ट जिसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को ही अपन यूज करते थे, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण अपनी मिड पोजीशन से कहीं सरक जाते थे। तो जो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करता था वो प्लस आई, और जो अट्रैक्ट करता था वो माइनस आई। और ये काम करके अपन ने अपनी स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब पे काम कर लिया। नंबर 7 पे हमने किया ई इफेक्ट। फिर हमने ई इफेक्ट। ई इफेक्ट अगर तो एक ऐसा इफेक्ट है जो हर पाई बॉन्डेड सिस्टम में होता है। इसका मतलब इसमें था पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्डेड सिस्टम के अंदर था। और आपको ध्यान है इस पाई बॉन्डेड सिस्टम के अंदर क्या खासियत थी कि जब भी कभी किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को डाला जाता था तो वो पाई बॉन्डेड कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन को दाग देता था, छोड़ देता था, वो किसी भी एक एटम पे चला जाता था। और इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन मैंने कहा था ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और ये इस इफेक्ट, इसमें जो रिएजेंट डाला उसको हटा दोगे तो ये वापस पाई बॉन्ड अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये टेम्परेरी था, ये परमानेंट था। तीसरे नंबर पे हमने शुरू किया था एच इफेक्ट। हम इस पे काम कर रहे थे, और ये जो इफेक्ट था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट था।
और इस इफेक्ट में क्या खासियत है आप नोट करो, बहुत छोटा सा पॉइंट। इस इफेक्ट के अंदर एक p ऑर्बिटल खाली है, एक पाई ऑर्बिटल खाली है, और उसके पड़ोस में अल्फा पोजीशन पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पेयर H के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अल्फा कार्बन पर अल्फा H के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। हमें कुछ नहीं करना, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को उठा के पाई को देना। तो आप सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को पाई को दोगे तो इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन, इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड या p ऑर्बिटल की तरफ चलेंगे तो अपन कहेंगे ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। और मैंने आपको इसकी शर्तें बताई थी कि जो जो हाइपर कॉन्जुगेशन देगा वो देने वाले केवल दो कंडीशन है। पहली कंडीशन फर्स्ट है आपकी sp2 कार्बन होना चाहिए। तो आपको ध्यान है मैंने यहाँ पर आपको तीन तरह के कार्बोकेटाइन बताया था, एक तो कार्बोकेटाइन sp2 है, कार्ब फ्री रेडिकल sp2 है और डबल बॉन्डेड sp2। तो पहली शर्त तो ये थी कि इनमें से कोई एक कार्बन हो। दूसरी शर्त थी कि अल्फा sp3 कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ये जिसमें भी दिख जाए समझ जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और कल मैंने जाते जाते आपसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि ढूंढ के बताओ कौन हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए शर्तें पूरी कर रहा है। जैसे मैं आपको हिंट दूं कि मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3 के साथ ये एक प्रोपेन है, क्या ये प्रोपेन हाइपर कॉन्जुगेशन देगा? तो अपन सबसे पहले ढूंढेंगे ये शर्त। तो चेक करके देखो क्या इसके अंदर कार्बोकेटाइन या कार्ब रेडिकल या डबल बॉन्ड वाला कार्बन है क्या? नहीं नो है। सर। नहीं है तो हमारा आंसर नो। फिर दूसरा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यस सर देगा। ये देगा कैसे? सबसे पहले अपन ने देखा sp2 कार्बन, इन तीनों में से ये आपका आंसर हो गया। फिर इसका पड़ोसी अल्फा sp3, उसके पास H प्रेजेंट है, यस, इसका मतलब ये आंसर यस आ गया। अब जैसे एग्जामिनर ने आपके सामने यूं दे दिया फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल दे दिया तो सबसे पहले यहां देखो आप, ये रहा आपका फ्री रेडिकल वाला कार्बन, पहली शर्त पूरी। अब इसको जो टच कर रहा है वो अल्फा, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो एक ही बात। तो आपका अल्फा कार्बन भी हो गया, लेकिन उस पे क्या होना चाहिए कम से कम? अल्फा हाइड्रोजन। देगा सर ये भी। इसके पास भी अल्फा है, इसका मतलब ये भी शर्तें पूरी कर रहा है। इसका मतलब हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां तक अपन कर चुके थे। मुझे ये बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन की परिभाषा कि अतिसंयुग्मन क्या है? अतिसंयुग्मन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई बंध या पाई ऑर्बिटल या पाई कक्षक या पी कक्षक के साथ एक अनुनाद है, ट्रांसफर है, शिफ्टिंग है। तो हमने कहा था इसको कहेंगे अपन अतिसंयुग्मन। और इसकी दो शर्तें, ये सारी बातें समझ में आ गई, यस और नो? तो मैं फिर शुरू करता हूं आज इसका मैकेनिज्म पार्ट। तो बोलिए बेटा, यहां तक समझ में सब आ गया? यस आज अपन हेडिंग डालने जा रहे हैं मैकेनिज्म या क्रियाविधि किसकी? H इफेक्ट। तो चलिए सब मैं इसको हटाता हूं यहां से। यस, तो आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ H इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ H इफेक्ट यानी कि H प्रभाव की क्रियाविधि। और आपको सबसे बड़ी खास बात बताऊं, इस क्रियाविधि को समझने के बाद इसे पूरा काट देना है, यानी मींस ये पेपर में काम नहीं आएगी। पेपर में इसका जो निचोड़ निकलेगा, पेपर में जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा, पेपर में जो इसकी वन लाइन निकलेगी वो काम की है। तो समझने के लिए इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूं। तो ये जो बॉक्स वाला पार्ट है, जब आप समझ जाओ तो पूरा का पूरा अपने दिमाग से निकाल देना। और जब इस पूरे का निचोड़ यहां निकल जाए
तो ये काम की चीज है नीचू। तो कैसे मैं समझाता हूँ, देखो आप समझना। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया एक एथिल का कार्बोकेट आयन, ये कार्बोकेट आयन, इसका नाम है एथिल कार्बोकेट आयन। अब आप सोच के बताओ अपनी दोनों शर्तों से, क्या ये कार्बोकेटायन अति संयुग्मन या H इफेक्ट दिखाएगा? यस सर। यस। हमने क्या शर्त चेक करी, मुझे बताओ। पहली शर्त sp2 कार्बन है, पहली शर्त यस हो गई। फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए? एक अल्फा H, देखो ये रहा आपका अल्फा H1, अल्फा H2, अल्फा H3, हमें तो एक से काम चल जाता। इसका मतलब पहला कांसेप्ट क्लियर हो गया, ये अति संयुग्मन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, पहला पॉइंट क्लियर। अब कैसे दिखाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे चलता है, देखो इसको तो मैं कहता हूँ HA, इसको कहता हूँ मैं HB, इसको कहता हूँ मैं HC। तो सबसे पहले देखो आप इस p ऑर्बिटल, देखो यहाँ p कक्षा खाली है, ये वाला H जो अल्फा पोजीशन पर है वो सबसे पहले अपने दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। अब आप सोचो ये निकल गया आपका HA, बाहर निकल गया, किसकी फॉर्म में निकला? प्लस की फॉर्म, प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब आप चेक करके देखो क्या बच गया, बच गया HB, बच गया HC और ये CH2, और ये जो दोनों सिग्मा थे वो यहाँ पर आ गए एज ए पाई। तो सोचिए आपका एक H के निकलने से जो डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उसने यहाँ पर पूरा एक ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो इस समय जो स्ट्रक्चर बना इसको अपन अति संयुग्मित संरचना बोलते हैं। लेकिन ये संरचना एक नहीं बनेगी, ये 3 बार बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो काम HA ने किया है, अब देखो वही काम HB करेगा। अब की बार इसमें से HB को निकाल दो। अगर HB अपने 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन डालता है तो देखो चेक करके देखो, यहाँ पर आपका HA, ये आपका HC, यहाँ से HB निकल गया तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब HB ने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके खाली p कक्षक को देके खुद को फ्री कर दिया। अब काम सोचो, ये तीसरा नंबर भी हो सकता है। अब की बार आपका ये HC भी निकल सकता है, तो यहां से रिलीज कर दीजिए HC का प्रोटॉन। अब HC के निकल दिया, आप चेक करके देखो, ये रहा HA, ये रहा HB, ये डबल बॉन्ड CH2। तो आप सोचिए आपके इस कार्बोकेटायन ने 1 बाई 1 3 बार अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दान करके एक स्टेबल संरचना का निर्माण कर दिया। इस स्टेबल संरचना का नाम है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं अति संयुग्मित संरचनाएं। ये देखो, और इसकी संख्या है 1 2 3। तो आप दिमाग लगा के सोचो, आज के बाद किसी कार्बोकेटाइन के पास अगर अल्फा H की संख्या 5 हो जाती तो वो कितने स्ट्रक्चर बनाता? 5। इसका मतलब यही हमारे लिए काम की चीज है। तो कोई भी अति संयुग्मन दर्शाने वाली संरचना, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाला स्ट्रक्चर जितने अल्फा H रखेगा उतनी बार उसका सिग्मा जाकर एक नया स्ट्रक्चर बनता रहेगा। तो सोचिए इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स is just equal to number of hyper conjugated structures। इसका मतलब आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट निकला कि जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतने ही अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। तो सोचिए ये जो मेहनत का काम है आज के बाद नहीं करना। आज के बाद आप सोचो यही कंडीशन अगर पेपर में लिखी हुई आती CH3 CH2 प्लस और एग्जामिनर पूछता नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 3. तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता 3। तो आपको ये 3 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बॉक्स में मैंने काम किया है वो आपको ये सिखाने के लिए कि जब आप 11th में थे या होते थे उस समय ये पेपर में पूरा आता था, और अब आप जब नीट दे रहे हो, जेई मेंस दे रहे हो या जेई एडवांस दे रहे हो, तो इतना टाइम खराब करने का नहीं है। तब तो आज के बाद क्या होगा, जब भी एग्जामिनर आपको कोई संरचना दे जो अति संयुग्मन दर्शाता हो, एच इफेक्ट दर्शाता हो, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फा एच गिन लो, क्योंकि आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा जितने अल्फा एच होंगे उतने स्ट्रक्चर बनने ही बनने। तो आपको यहाँ पर बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे एक बार स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं एग्जांपल में चेंज करके दिखाता हूँ। तो होप सो ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. यस। अब देखो मैं इसी बॉक्स में दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां से इसको हटा दिया, ये देखो ये स्ट्रक्चर मैंने हटा दिया। अब की बार इसकी जगह सपोज करो मैंने ये ले लिया, प्रोटीन। अब आप चेक करके देखो पहली कंडीशन, क्या प्रोटीन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? पहला क्वेश्चन। आपका आंसर यस। Yes, sir. यस अगर यस तो आपने यस बोलते समय दो बातें क्या सोची? sp2 कार्बन और sp3 कार्बन हाइड्रोजन। चेक करके देखो sp2 कार्बन 2 है। दूसरी शर्त क्या देखी? अल्फा हाइड्रोजन। sp2 कार्बन के साथ जुड़ा sp3 कार्बन जिसे आप कह रहे हो अल्फा, और उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अगर है तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आएगा। यस, समझ में आ गया? Yes, sir. अब सोचो, अब इस कंपाउंड को देखते ही कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, अब इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो। 3 इसका मतलब आप सोचिए कि आपको वो 3 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मैं बना देता हूँ 11 के हिसाब से, लेकिन अब जरूरत नहीं थी। इसके टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे 3, और जिसे आपने देखकर तुरंत ही पहचान लिया, अल्फा हाइड्रोजन 1, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3। अब वो 3 स्ट्रक्चर क्या होंगे वो दिखा रहा हूं, अदरवाइज आंसर तो हो गया। तो वो 3 स्ट्रक्चर देखो, 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले HA, HB, HC, सबसे पहले निकाला HA। अब आप सोचो HA अपना सिग्मा डालेगा तो मानी बात है इस कार्बन पर डेंसिटी बढ़ेगी तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आगे खड़ा होते। पहले तो चार्ज था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, लेकिन जैसे इस पे आया तो इसकी वैलेंसी होगी 5, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन सारा शिफ्ट कर दिया CS2 पे। तो स्ट्रक्चर क्या बना देखो आपका HB, HC, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया तो नेगेटिव, और कौन सा बाहर निकल गया अलग हो गए, ये HA+ अलग हो गया। ये बन गया आपका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें आपके देखो सिग्मा ने अपने आप को पाई में बदल लिया। हर बार यही होगा, सिग्मा पाई में बदलेगा। अब की बार दूसरा, अब की बार HB को बाहर निकाल दो, तो उसका सिग्मा छीन के इसको दे दो, इसको छीन के दोगे तो ये बनेगा CHC, HA, डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। देखो ये हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नंबर 2। अब तीसरी स्ट्रक्चर, ये आपका HB, ये HA, और ये निकल गया HC। सिग्मा बॉन्ड था, वो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बन गया। यही वाला बॉन्ड था जो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और बाकी कंडीशन एज इट इज। अब आप चेक करके देखो, ये जो मेहनत का काम है
वो अब आपको पेपर में नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। तो स्मार्ट हार्ड वर्क क्या है? सिर्फ गिनना सीखो अल्फा एच कितने। तो आज के बाद जिस बच्चे को हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें ध्यान हो, जिसे अल्फा एच गिनना आता हो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व। बस ये 2 मेहनत करनी है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तों से यस और नो कहना और अल्फा एच गिनना। जिसने ये काम कर लिया उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देख लो इसके टोटल हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। अब आप सोचो पेपर में अगर एग्जामिनर लिख देता CH3 CH3 CH3, पहला क्वेश्चन, क्या ये कार्बोकैटायन H इफेक्ट दिखाएगा? यस सर। पहला क्वेश्चन है यस। तो यस कहने से पहले अपने दिमाग में चेक करो, आपने 2 शर्तें चेक की होगी। sp2 संकर और अल्फा कार्बन sp2 और sp2 को कौन टच करे? sp3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, अल्फा और अल्फा, और उस पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अब दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 9 सर। एक बनेंगे। तो भूल गई थी। क्योंकि देखो इस अल्फा पे 3, इस अल्फा पे 3 और इस अल्फा पे 3, तो 9 बार H निकलते जाएंगे और स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो सोचो सारी मेहनत अब जीरो। सिर्फ एक ही सेकंड में आंसर आ गया। जितने अल्फा H उतने आपके अल्फा H के बेस पर हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचना। अब बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस बार और बताइए, मैं लेफ्ट हो गया था। वंस मोर। सॉरी सर, लेफ्ट हो गया था मैं। तेरा पॉइंट फिक्स है कि सर रिपीट तो कर ही दो आप, है ना? मैंने कुछ भी नहीं बोला, बहुत ही सिंपल बात बोली है। किसी भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने वाली स्ट्रक्चर में कितने अल्फा एच हैं, बस उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ये कंक्लूजन। ओके सर। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं अगर आपको सोचना है तो कुछ भी नहीं है, हर बार अल्फा एच का सिग्मा खींच के पाई बना दो और उसको अलग कर दो। पहले HA जाएगा, फिर HB जाएगा, फिर HC जाएगा। तो जितने अल्फा एच होंगे उतनी बार सिग्मा पाई बनेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस। लेकिन यहाँ इस रेजोनेंस को हमने नाम दे दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस समय किसी भी कंपाउंड या स्पीशीज में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, उन्हें बनाने के लिए मेहनत मत करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट हार्ड वर्क करो। अल्फा एच गिनो और सी के आंसर बनाओ, सर 9 बनेंगे। तो ये बनाने का सारा मेहनत खत्म कर दो। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, तो अब देखिए आपके सामने जो आपने सीखा उसको अपन आपसे चेक कर लेते हैं। Identify alpha hydrogens and eligibility of H effect। आपको अपने दिए गए जो मैं आपको कंपाउंड या स्पीसीज दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये H इफेक्ट देगा या नहीं। तो यस और नो करना है और कितने अल्फा H है वो गिनना। ये 2 काम करने हैं आपको बस। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH2 प्लस, तो अल्फा H और ये आपका यस और नो। तो आप चेक करके देखो, इस समय आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस समय आप चेक करके देखो, पहला पॉइंट, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा? यस सर। नो सर। कितने अल्फा एच हैं? 3। 3। ये आपका मतलब ये 3 स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा आंसर। हो गया। मान लो मैंने लिख के दे दिया नंबर 2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। हेलो सर। हाँ सर ये आइडेंटिटी फिर उसके बाद क्या क्या लिखे है, कुछ ब्लर थोड़ा आ रहा है, एक बार वो। आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ H इफेक्ट।
तो आपको अपने कंपाउंड में अल्फा एच गिनने और चेक करना है वो यस और नो देगा कि नहीं। जैसे पहले वाले मैंने कहा यस देगा, कितने अल्फा एच है आपने गिन लिए। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया, क्या ये एलिजिबल है? यस सर। यस सर। ये रहा एलिजिबल हो गया। कितने अल्फा है इसमें? 6 6। तो देखो 6 हो गए। कैसे? इस sp2 से जुड़ा है ये अल्फा और ये अल्फा, 3 और 3 6 आंसर। एग्जामिनर ने नंबर 3 दे दिया, नंबर 3 में लिख दिया यस और नो। यस सर। यस सर। तो आपका आंसर तो यस हो गया। अल्फा एच की संख्या 7 7 होगी। और अल्फा एच की संख्या 7। कैसे? देखो इससे टच कर रहा है ये अल्फा, तो इसमें 3 एच है, 1 2 3। इससे टच कर रहा है ये अल्फा, इसमें 2 एच है, देखो 1 2, और ये भी अल्फा, इसमें भी 2 एच, तो 3 2 5 और 2 7। तो जिस बच्चे को 7 संख्या पकड़ में नहीं आई, इसका मतलब उसका बॉन्ड लाइन वीक है, वो बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे, तो उसको आइडिया लग जाएगा कितने अल्फा एच है। जैसे नंबर 4, एग्जामिनर ने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, सर इसमें 8 है ना? इसमें 10 होंगे सर। सर 8 है ना इसमें? तो आप देखो, आपको एच गिनने आने चाहिए। सर ये एलिजिबल है। एच गिनना बहुत जरूरी, अल्फा एच गिनना बहुत जरूरी आना चाहिए बेटा। सिड। तो चेक करो, जिसको अल्फा एच नहीं दिख रहा उसको स्ट्रक्चर बनाए दो में। अगर आपको नहीं दिख Yes, sir, है। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। सर 10 होना चाहिए। 10 होगा। यस सर 10 होगा। अब आप देखो इसके अंदर किस कार्बन का ये अल्फा, ये भी अल्फा, किस कार्बन का ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5, इसका मतलब यहाँ पर 10 है, 10। और ये एच इफेक्ट दिखाएगा। जैसे नंबर 5वां, मान लीजिए इसे लिख दिया CH3 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 CH2 कार्बोकेट आएगा। 9। ये नहीं है सर। बिल्कुल नो ही है सर। आंसर नो, तो ये गिनने की जरूरत नहीं है। अब बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस। तो एक जगह और बची है, तो 6 नंबर और देता हूं। है सर ये। है, तो आपकी शर्तों में जो 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तें आपको पूरी दिखाई देनी चाहिए। ये अब आप सीख गए हो। और अब चेक करो, अगर आंसर आपका यस है तो अल्फा एच गिनना सीखो। 5 कैसे 5? क्योंकि इस डबल बॉन्ड से जुड़ा ये अल्फा और इस अल्फा पे 1 2 3, और देखो इन दोनों का अल्फा कॉमन ये रहा, इसका भी ये अल्फा और इसका भी अल्फा। इसमें कितने एच है? 2। तो 3 और 2 5। ये लो सर, आपका आंसर ये है। अब बोलिए, क्या आपको एक बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। yes. अब देखो अपनी पावर शुरू होगी। अब आपके कब्जे में सारा कुछ आ गया, अब इसका यूज करोगे आप। इसको कहते हैं अनुप्रयोग, अब इसको कहते हैं एप्लीकेशन। जैसे आपने आई इफेक्ट को समझने के बाद उससे स्टेबिलिटी या एप्लीकेशन यूज किए थे, ठीक इसी तरीके से आपको जब एच इफेक्ट समझ में आ जाए तो आप इसके सहायता से खूब सारी चीजों को सीखोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एच इफेक्ट के बाकी नाम बताने वाला हूं। तो मैंने आपको कहा था कि जो एच इफेक्ट है उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अदर नेम्स ऑफ एच इफेक्ट, एच प्रभाव के अन्य नाम।
अब देखो हम इस एच इफेक्ट को क्या क्या बोल सकते हैं। तो आपने इसका नाम नंबर 1 तो दे ही चुके थे, एच प्रभाव। क्यों कहा था, आपको समझ में आ गया? क्योंकि इसमें जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है सिग्मा पी रेजोनेंस। अब आप समझ सकते हो मैंने ये सिग्मा पी क्यों बोला, क्योंकि आप सीख कर आ गए। क्योंकि आपको ध्यान है सिग्मा के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाते हैं? पाई ऑर्बिटल में। पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में। इसका नाम हो गया सिग्मा पी रेजोनेंस, या हम इसका नाम ले सकते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई अनुनाद, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं या पाई ऑर्बिटल में जाते हैं, तो इसका नाम सिग्मा पाई अनुनाद भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट नेम हम इसका नाम देते हैं बंध रहित अनुनाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप कहोगे सर आपने इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा? तो गौर से देखो, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहने के पीछे रीजन, आपने ऐसा कार्बन लिया था जिसका p ऑर्बिटल खाली था, ये वो p ऑर्बिटल था वैकेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और आपने वो इलेक्ट्रॉन इस अल्फा से लिए थे। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन थे वो सिग्मा। तो सोचिए जिसके इलेक्ट्रॉन लिए और जिसको दिए उन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। आपने H के सिग्मा लेकर इस P को दे दिए। तो सोचिए आपने H के इलेक्ट्रॉन लिए और इस P को दिए, तो क्या इस H और इस P के बीच में कोई बॉन्डिंग थी क्या पहले? नो सर। इसीलिए इसका नाम रखा गया नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसमें पहले कोई बॉन्डिंग नहीं थी, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका एक नाम जो फेमस और भी है वो इसके वैज्ञानिकों का नाम है जिन्होंने दिया था। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे बेकर नाथन इफेक्ट। इसका नाम है बेकर नाथन प्रभाव, क्योंकि इस कंसेप्ट को जिसने दिया था वो ये दो साइंटिस्ट थे। अब आज के बाद आपके पास कहीं भी पेपर में एच इफेक्ट की जगह इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए तो ये सब के सब इस इफेक्ट को कहेंगे। आवाज आ रही है बेटा? ऑन है। हाँ बेटा, तो अब आप चेक कर लीजिए, ये आपका पूरा कंसेप्ट हाथ में आ गया और अब आपके पॉकेट में एच इफेक्ट आ गया जो आई प्रभाव से बहुत प्रभावी है, यानी आई से ज्यादा ताकतवर है। तो आज हम इसका यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये किस किस को संतुलित करता है, किस किस को स्टेबल करता है। तो पहले ये पूरा स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ एप्लीकेशंस। सर ये रहित के पहले क्या लिखे हैं आप? क्या बेटा? समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? ये रहित के पहले रहित के पहले बंद, बंद रहित है। नो बॉन्ड रेजोनेंस। ब्लर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ नहीं वो दिख जाएगा, बोल दिया कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहाँ दिखे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर है। तो राइटिंग बहुत सुंदर होने के कारण क्या होता है, मेरे को ही समझ में आती है, बाकी को समझ में नहीं आती। तो जिसको भी लगे ना उसको करो बेटा। चलिए साहब शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट, एच प्रभाव के अनुप्रयोग। असली काम की चीज ये होती है बेटा, जो भी प्रभाव उसको सीख जाओ छोटे से छोटे में, फिर उसका यूज करने का तरीका सीखो। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे इसका यूज होता है। देखो ये देखिए आप, सबसे पहले अपन सीखने जा रहे हैं टू डिटरमाइन
to determine stability of अब हम किस किस की स्टेबिलिटी से प्रूव कर सकते हैं? नंबर ए, कार्बोकैटायन, कार्ब धनायनों का स्थायित्व इससे प्रूव कर सकते हैं, जो अपन आई से भी करके आए। लेकिन आज जब कहते हैं ना कि ये समझ में आ जाए तो फिर आई की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस समय कार्बोकैटायन को हम इससे भी प्रूव कर पाएंगे। दूसरा, कार्ब फ्री रेडिकल्स, कार्बन के मुक्त मूलक। एंड नंबर तीसरा, माइक ऑफ करो ना जिसका ऑन है। एल्कीन्स। तो आप ये पहला हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, माइक को ऑफ बेटा कराइए ना, किसी का बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। सर का मैसेज भी आया है, रीड करो ना। हाँ, सर का मैसेज भी आ गया, देखो। तो यहाँ पर देखो, सर इसके अंदर सेकंड क्या है सर? आप बी इसको- में क्या लिखे हो? मैं वापस से बोल रहा हूँ बेटा, सुन लो। एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट, एच प्रभाव के अनुप्रयोग। और पहला मैंने लिया है टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। हम ये कहने जा रहे हैं कि हम कार्ब धनायन, कार्ब मुक्त मूलक और एल्कीनों के स्थायित्व का निर्धारण कर सकते हैं इससे। और देखो, इसके लिए आपको बहुत ही छोटी सी एक लाइन सीखनी है, बस सिंपल सा एक कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को करके आपके सारे आंसर क्लियर। और वो कंसेप्ट है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आज के बाद जिस बच्चे को अल्फा एच के नंबर निकालना आ गया, वो अपना आप कंपैरिजन कर लेगा, कोई मेहनत नहीं करनी। सिर्फ जो आप सीख कर है उसका उपयोग करना है आपको। अब आपको कि कैसे, तो देखो आपका क्वेश्चन, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम दीजिए। देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए, सी, डी, अब आप चेक करके देखो, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। दिए गए चारों कार्ब धनायनों को उनके स्थायित्व के क्रम में लगाओ। तो ध्यान रखना, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आई भी दिखा सकता है और एच भी, लेकिन ध्यान रखना वरीयता अब इसके पास चली गई। जो बड़ा प्रभाव होता है उसको पहले देखते हैं अपन, तो इसे ध्यान रखना। सबसे पहले चेक करेंगे अपन एच इफेक्ट से। तो एच इफेक्ट से अगर आप चेक करोगे तो गौर से देखो किस किस के पास एच इफेक्ट है। सबके पास नहीं, सबके पास तो नहीं है। डी में नहीं है। डी के पास। अब आप चेक कीजिए, इसका मतलब क्या? पहला पॉइंट, क्या इसके पास अल्फा, इसके पास एच इफेक्ट है? यस पहला पॉइंट। अब गिनो इसके पास कितने अल्फा एच? तो अल्फा एच की संख्या इसके पास कितनी? 5 5 सर। इसके पड़ोस में यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 5। फिर चेक करो, इसके पास अल्फा एच की संख्या कितनी? 9। 9 3 और 3 6 और 3 9। इसके पास गिनो अल्फा एच कितने? 3। जबकि इसके पास 0। इसका मतलब अब आपका नंबर ही आपका आंसर है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच किसके पास? बी के पास। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद सी और सबसे
ये डी हमारा आंसर। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यही सेम क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ए बी सी एंड डी। ये देखिए आप चेक कीजिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आप देखो यहाँ पर आपको आई इफेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप आई इफेक्ट से बच गए तो जो आपने आई इफेक्ट पढ़ा था अब वो पीछे रह गया। अब एच इफेक्ट उससे ज्यादा प्रभावी आ गया। अब हम एच इफेक्ट से ये आंसर निकाल सकते हैं। बस कंडीशन सर अगर कोई दो इक्वल आ अब वो उसका नंबर आएगा, अपने सिखाएंगे वो पॉइंट तो भी आएंगे, नंबर आएगा, अभी वो पॉइंट आएगा। सर बी वाला सबसे ज्यादा होगा। अभी आप चेक कर लो। सबसे पहले चेक कर लो अपनी दो शर्तें। क्या दी गई स्पीसीज एच इफेक्ट दर्शाता है? पहला पॉइंट यस। यस। अगर आपका आंसर यस है तो गिनिए अल्फा एच। ये दूसरा पॉइंट, गिनो अल्फा एच। पहले में 1, पहले वाले में पहले में केवल 1। एक। कैसे? क्योंकि देखो अल्फा कार्बन ये रहा, इसकी 3 वैलेंसी तो पूरी हो ही चुकी है, तो एक ही तो एच बचा। यहाँ पर आ जाओ 7, 7। तो यहाँ पर आएंगे 7। देखो 3 2 5 और 2 7। फिर यहाँ आ जाओ 3, 3। तो देखो इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, तो यहाँ पर 3। और अगर इसको देखें अपन 4 तो अब आप चेक कर लीजिए आपका ऑर्डर आपकी संख्या में आ गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बी डी। कौन? डी ए। फिर कौन? ए कौन? सॉरी ए थोड़ी, फिर सी, सॉरी आपका डी। फिर डी के बाद कौन? सी सबसे लीस्ट ए। ये देखो आपकी स्टेबिलिटी आ गई। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर आ जाइए। ए बी सी डी ई। ये देखिए अब की बार एल्कीन दिया गया। वापस से चेक करके देखो क्या ये एच इफेक्ट के लिए एलिजिबल है? डी नहीं है। अब चेक करके देखो और फिर इसके अल्फा इससे कंपेयर करो। सर डन। गुड। तो आप पहले चेक कीजिए कि क्या आपको दिया गया ये पांचों स्पीसीज में एच इफेक्ट एप्लीकेबल है, तो अपन कहेंगे यस। फिर अपन चेक करेंगे इसमें शर्तें दोनों, तो शर्तें पूरी हो रही है तो अब निकालेंगे अल्फा एच। तो मुझे सोच के बताओ इस पहले वाले के अल्फा एच कितने? 3, 3 तो इसके पास है 3 अल्फा एच। बी वाले के अल्फा एच के नंबर 4, 3 और 3 6। इस सी वाले के अल्फा एच कितने? 12, 12 9 और 3 12। इस पर अल्फा एच के नंबर
0 0 हो गई। 0, क्योंकि कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं इसके पास sp3। इसमें E वाले में कितने अल्फा H? 9 अब आप चेक कर दो, आपकी स्टेबिलिटी में कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब आप चेक करो इन सब में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल? E C सॉरी C सबसे टॉप स्टेबल है। उसके बाद E उसके बाद उसके बाद E के बाद B, और B के बाद A सबसे लीस्ट या अब आप चेक करके देखो, आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। यानी आप अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्ट को चेक करो, क्या सीख गया कि आज के बाद किसी भी कार्बोकेटायन, किसी भी कार्ब फ्री रेडिकल और किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल सकते हो बाय H इफेक्ट। लेकिन सोचिए इस लेवल पर लाने के लिए आपको पहले H इफेक्ट को यस करना आना चाहिए, उसकी दो शर्तें समझ में आनी चाहिए, फिर अल्फा H इनके काम करना आना चाहिए, क्योंकि जितने अल्फा H होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये तो हमारा पहला स्टेप। अब बताता हूँ दूसरा स्टेप क्या है, ये हटा दूं, स्नैपशॉट कर लीजिए। यस सर। डन सर। हाँ, स्टूडियो बोलना को यस डियर। अब इसका सेकंड स्टेप है इसका नोट नंबर 1। इफ अल्फा हाइड्रोजन 2 or more बेटा आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर लो। If alpha hydrogen same in 2 or more species, like carbocations, carb-free radicals, तो फिर कैसे निकलेगा? तब निकलेगा स्टेबिलिटी बाय, ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ अभी तब निकलेगी स्टेबिलिटी आई इफेक्ट, और उसमें कंसेप्ट लगेगा नंबर ऑफ कार्बन्स का। सर हिंदी में भी बताइएगा। कैसे, मैं पहले प्रूव कर देता हूँ, देख लो उसको। ये कह रहा है कि यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान आ जाए कार्बोकेटायन और कार्ब फ्री रेडिकल में, तो स्टेबिलिटी फिर आई से निकलेगी, क्योंकि एस को बराबर हो गया। तो फिर अगला वाला कौन है? आई। और आई में चेक कर लेते हैं किसके पास कार्बन ज्यादा। आप कहोगे कैसे? जैसे गौर से देखो, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 कार्बोकेटायन, CH3 CH2 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 कार्बोकेटायन। अब आप देखो, ये है आपका A, ये है आपका B। एग्जामिनर पूछता है स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, तो आप सबसे पहले ये इफेक्ट लगाओगे, क्योंकि ये बड़ा इफेक्ट है। तो पहले इसको देखो, तो इसको देखते हो तो दोनों देखो एलिजिबल है, दोनों के दोनों H इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है कि इसमें अल्फा H कितने हैं? 2 इसमें अल्फा H कितने हैं? 2 तो H इफेक्ट बराबर हो गया। जब H इफेक्ट बराबर हो जाए तो अब किससे डिसाइड करेंगे? आई आपको आई इफेक्ट। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना धक्का ज्यादा लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो ऐसे में दिमाग लगाओ, A और B में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? बी का मतलब B इज मोर स्टेबल देन E। तो क्वेश्चन पूछा था सर अगर H बराबर, तो मैंने कहा था रुको, तो H बराबर होने पर आपको ये कंसेप्ट लगाना है, कब? इन एल्कीन एंड कार्बोकेटायन, सॉरी एल्कीन कार्बो। सर आप माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए ना। माइक ऑफ कर लो ना, एक बार मैसेज करने में समझ नहीं आता है। माइक ऑफ कर दो यार। सर आप भी ऑफ कर दीजिए ना।
ये कौन? क्या आपको आंसर समझ में आ गया? सर वंस यस मोर। सर। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट नोट पे जा रहा हूं। मैंने पहला नोट दिया है कि यदि आज के बाद कार्बोकेटाइन और कार्ब रेडिकल में आपके H इफेक्ट को देखने के बाद अल्फा H बराबर आ जाए तो फिर अगला इफेक्ट I से चेक होगा। आपको चेक करने का तरीका है, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आता है दूसरा पॉइंट। सर सुनिए ना हाँ जी बोलिए। सर, लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे तो मतलब आई इफेक्ट कम होते जाता है ना। यहाँ पे CH3 दूर में है। आप दिमाग लगाओ, इन तीनों ने मिलकर जो धक्का दिया तो वो तीनों ने इन दोनों पे वो कर दिया, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कुछ तो पार्ट जुड़ा, इसके अंदर तो जुड़ा। तो इसका मतलब आपका हल्का सा भी एक्स्ट्रा कार्बन, ये बात तो अपन नगण्य तब बोलते हैं जब अपन आई इफेक्ट से ही आंसर निकाल रहे होते हैं। जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो जिसके पास कार्बन ज्यादा, मानी बात आई ज्यादा हो गया। सिंपल सा कहीं ना कहीं आप हल्का सा भी आप सोचोगे रस्सा कसी कर रहे हो, 50 न्यूटन यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा रहे हो, लेकिन सोचो अगर कोई छोटा सा बच्चा किसी भी तरफ लग गया तो वहां पर भार बढ़ जाएगा। इसका मतलब अपन जब केवल आई इफेक्ट देखते हैं तो ये बात अपन नॉर्मल बोलते हैं कि सब 3 के बाद वो नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल। लेकिन जब कंपेरेबल होगा, किसी से कंपेयर किया जाएगा तो फिर कार्बन की वैल्यू काम करेगी। अब आप सोचो अगर कल को इस वाले एग्जाम्पल के सामने ये एग्जाम्पल होता तो सोचिए फिर हम ये वाला आई इफेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि तब कंपेरेबल होता ही नहीं। तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लेते। एच इफेक्ट से याद से निकल जाता, तब हाँ। तो दोनों से भारी पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब जब डिग्री सेम हो जाए या जब अल्फा एच की संख्या सेम हो जाए तो फिर आई इफेक्ट का छोटा सा पार्ट भी जुड़ जाए। क्लियर? चलिए सर, अब मैं आपको अपने दूसरे पॉइंट पे। सर CH3 की जगह Cl रहता तो क्या होता? क्या बेटा? CH3 मेथिल के जगह क्लोरीन रहता तो? बेटा अगर क्लोरीन रहता तो एक नया इफेक्ट शुरू हो जाता, रेजोनेंस। आपको भी रेजोनेंस नहीं पता इसलिए मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, वही सर, है ना। तो अभी रेजोनेंस वाला पार्ट नहीं, अभी छोटे लेवल से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं ऊपर। आगे ना जब सीएल का टाइम आएगा मैं लगाऊंगा, अभी टाइम नहीं है उसका। अब आ जाओ सेकंड नंबर पॉइंट में, इसमें लिखिएगा इफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल इन एल्कीन्स, अगर एल्कीनों में अल्फा एच बराबर हो जाए तो फिर आप ध्यान रखना स्टेबिलिटी का ऑर्डर इससे काउंट होगा कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन आइसो एंड आइसो इज मोर स्टेबल देन सिस। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर आप रट लेना, क्योंकि इस पे लगता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, थर्मोडायनामिक्स लगती है बेटा इसमें। तो थर्मोडायनामिक्स से प्रूव हुआ है कि जब एल्कीनों में अल्फा एस समान हो जाता है तो फिर वो एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है जो ट्रांस होती है, क्योंकि ट्रांस में दोनों सिरे एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण स्थायित्व या स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स को पूरा ना पढ़ के हम ये आज के बाद रट लें कि यदि आज के बाद एल्कीनों में अगर सिस ट्रांस आइसो 3 कैटेगरी में एच बराबर होंगे तो फिर आपका यह ऑर्डर परमानेंटली फिक्स है, जो प्रूव हो चुका है। कैसे? मैं आपको प्रूव करता हूं, बताता हूं कैसे। जैसे इस समय ए बी सी डी ई एफ, जैसे मैंने ले लिया 1, जैसे मैंने ले लिया 2, जैसे मैंने ले लिया 3, जैसे ले लिया 4,
जैसे ले लिया 5 और जैसे ले लिया हमने 6। अब आप चेक करके देखो 6 एल्कीन है, सॉरी 4 और 2 6 एल्कीन है। अब एग्जामिनर कहता है इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर लाओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप कैसे शुरू होगे? सबसे पहले कि सब एल्कीनों में H इफेक्ट होता है, तो पहले चेक करो ये H इफेक्ट कौन कौन दिखा रही है और किस किस के पास कितने अल्फा H। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी। नंबर फर्स्ट, क्या ये H इफेक्ट के लिए एलिजिबल है? यस सर। अल्फा H कितने हैं? 4 6 तो अल्फा H कितने हैं? 12 12 इसके अल्फा H गिनो कितने हैं? 9 0 6 तो इसमें अल्फा H गिनोगे तो 6, 6 अब इसमें अल्फा H गिनोगे तो 6। अब आप चेक करो आपके रूल के अकॉर्डिंग, जिसके पास अल्फा H ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी में कौन? बी। फिर स्टेबिलिटी में कौन? C और अब आप चेक करके देखो 6 1 6 2 और 6 3, ये सब यहाँ से आ गए। ई आएगा। अब आप चेक करके देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये सिस ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। और देखो ये आइसो। अब आप चेक कर लो कि अब स्टेबिलिटी की ऑर्डर में इन तीनों में से किसका नंबर पहले आएगा? ई का हो गया देन एफ का देन ए का और अब आप वापस से आ जाइए अपने पॉइंट पे। अब 6 के बाद कम किसके पास? डी के पास यहाँ पर 0 ये बन के भी आगे तो क्या मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर Yes, इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट सेटअप कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके थ्रू हमने ये प्रूव किया कि हम कार्बोकेटाइन, कार्ब फ्री रेडिकल और एल्कीनों को स्टेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं। और ये भी हमने प्रूव बता दिया कि जो H इफेक्ट है वो I से बड़ा है। अगर किसी कंपाउंड या स्पीसीज में H इफेक्ट लागू नहीं हो रहा तो I से काम करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन सर। कंप्लीट हो गया? यस अब आ जाइए बेटा एप्लीकेशन नंबर 2। यस, अब की बार एप्लीकेशन नंबर 2 में है टू डिटरमाइन बॉन्ड लेंथ इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कहना चाह रहा है आपको कि अब की बार आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ को भी इस H इफेक्ट से प्रूव कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। उस एक्सपेरिमेंट ने हमको आइडिया दे दिया। तो उस एक्सपेरिमेंट से कंसेप्ट क्या निकलेगा वो तो मैं बाद में लिखूंगा। ये होगा कंसेप्ट जो मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट को समझाने के बाद दूंगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉन्ड लेंथ, और अब किसके डायरेक्टली किसके यूनिवर्सिटी वो यहां से आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट के थ्रू। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टेबल बनाई, ये उसने रिसर्च किए। पहले कॉलम में लिखा एल्कीन, दूसरे कॉलम में लिखा अल्फा H के नंबर,
और तीसरे कॉलम में उसने ली बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, और किसमें ली? इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के अंदर उसने लंबाई इसकी नापी। कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले उसने लिया इथीन। ये देखो इथीन। अब चेक करके बताओ इस इथीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 4 0 0 जीरो सर 0 सॉरी जी नहीं, बहुत सोच समझ के। इसमें दोनों sp2 है, कोई अल्फा कार्बन नहीं नहीं है। अल्फा H है 0। Yes. तो सोचो इस समय ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा नहीं करेगा। सेट की गई, तो वो बॉन्ड लेंथ निकली 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर इन्होंने क्या किया? एग्जांपल चेंज किया। अब की बार एग्जांपल लिया प्रोटीन। चेक करके देखो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकता है, यस और नो? यस सर। यस सर अल्फा एच की संख्या कितनी? 3 अब अपने दिमाग में लाओ वो मैकेनिज्म जो अपन अभी पीछे करते रहे, ये कितनी बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड बनाएगा? 3 बार 3 बार। अपने दिमाग में लाओ, ये 3 बार H की आइसक्रीम छीनेगा, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन छीनेगा और उन्हें पाई बनाएगा। जो पाई प्रेजेंट है उसको आगे बढ़ा देगा, उसको सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो इसका मतलब जब हमने इसकी बॉन्ड लेंथ चेक की गई तो इसकी बॉन्ड लेंथ आई 1.39 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये जो डबल बॉन्ड था, इस सिग्मा के डबल बॉन्ड बनने से वो सिंगल हो गया, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर बंध लंबाई बढ़ गई। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ चेक की गई तो 1.39 आई। फिर इन्होंने क्या किया? एक कंपाउंड लिया 1 ब्यूटीन, और अब की बार चेक करो क्या ये H इफेक्ट देगा? पहला पॉइंट। यस सर। कितनी बार देगा? 2 बार। 2 बार। 2 अल्फा हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये केवल 2 ही बार रेजोनेंस करेगा, तो 2 ही बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ निकली 1.37 एंगस्ट्रॉम। अगली बार इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट को चेंज किया। अब की बार इन्होंने ले लिया आइसो ग्रुप के साथ। फिर मेरा वही क्वेश्चन, H इफेक्ट देगा यस और नो? यस सर। कितने अल्फा H के कारण? एक अल्फा हाइड्रोजन के कारण सिग्मा बॉन्ड हिलेगा। तो अब की बार जब बॉन्ड लेंथ चेक की गई तो 1.35 एंगस्ट्रॉम आई। और अब फाइनल टच, अब की बार उन्होंने लिया नंबर 5 एग्जांपल। फिर मेरा क्वेश्चन, क्या ये H प्रभाव दर्शाएगा? नो सर। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब की बार इसके पास अल्फा H नहीं है। तो मतलब सिग्मा टूट के पाई बंध का निर्माण नहीं होगा। पाई बॉन्ड आगे नहीं खिसकेगा, तो ये बॉन्ड जब पाई नहीं खिसकेगा तो ये और ये एक हो गए। और जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी 1.34 एंगस्ट्रॉम आई। तो देखो इस टेबल ने, इस डेटा ने, इस हमारे जो हमने इसमें जो पॉइंट दिए हमने, उसने हमें कंक्लूजन दे दिया कि बंध लंबाई किस पे निर्भर कर रही है? बॉन्ड लेंथ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन पर। बॉन्ड H लेंथ इफेक्ट पे सर। H इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। कॉन्जुगेशन पर। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे निर्भर करता है? अल्फा हाइड्रोजन पर। अल्फा H होंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी ज्यादा इंक्रीज होगी। 3, तो बॉन्ड लेंथ ये रही। जैसे जैसे आप अल्फा H कम करते जा रहे हो बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। तो आपका इस सब के बेस पे जो कंक्लूजन निकला कि बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा कॉन्जुगेशन।
अल्फा हाइड्रोजन। आज के बाद आपको कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट रटो और सारे क्वेश्चन सॉल्व। यानी आज के बाद किसी भी एल्कीन में बॉन्ड लेंथ अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर हो गई। अब आज के बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, which one contains maximum bond length? आपका A इथीन, बी आपका C और आपका डी। अब आपके पास आंसर क्लियर है। इन चारों में से किसकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध लंबाई ज्यादा होगी? बी। बी। बी की। बी की क्यों होगी? उसका रीजन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको आइडिया आ गया कि इसमें अल्फा एच कितने 12 तो 0 बी में 12 इसमें 6 इसमें 3 इसके पास अल्फा है ज्यादा, और जिसके पास अल्फा है ज्यादा उसकी बॉन्ड है बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा। इसलिए आपका आंसर ये क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीनों की बॉन्ड लेंथ पर भी क्वेश्चन सेट कर दिया। तो देखो आपके पास एप्लीकेशन में देखा जाए तो 4 पॉइंट आ गए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, आपके एल्कीन्स की स्टेबिलिटी और एल्कीनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी। तो एक बार इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। हेलो सर। हेलो सर, अगर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन सेम हुआ तो सिस ट्रांस वाला रूल लगाएंगे ना? प्रैक्टिकल भी जाएगी, फिर वो प्रैक्टिकल वैल्यू देगा। सिस ट्रांस वाला रूल नहीं लगाना है इसमें? सिस एंड ट्रांस इस पे लागू है तो स्टेबिलिटी पे होता है केवल। ओके सर। वो स्टेबिलिटी बताता है केवल। हेलो सर। हेलो सर। क्या बेटा? सर शीर्ष ट्रांस का रूल तो जब जो अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि समान आ जाए तब लगाना है ना? कौन सा? हम लोग आइसो और शीर्ष ट्रांस का नहीं, लगाए थे ना। अभी मैंने बताया वो बॉन्ड लेंथ का थोड़ी है, वो तो बेटा स्टेबिलिटी का कांसेप्ट है। बॉन्ड लेंथ पे नहीं लगेगा वो पॉइंट। जी सर। क्योंकि बॉन्ड लेंथ थर्मोडायनेमिक्स में बेस थोड़ी होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ तो मीजर होती है यहाँ पर। ओके सर। वो तो हमने बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पे कंपेयर किया है। तो अगर अल्फा कम बराबर आ जाएंगे तो भी बकायदा उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी निकाला जाएगा, तब एग्जामिनर उसको मान देगा आपको बकायदा। ओके सर। चलिए बेटा, तो मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ गई। यस सर। चलिए एक बार अपन ने जो अभी तक किया उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बेटा एक बार। यस सर। यस। ये देखिए बेटा, तो आपने अभी तक इस वाले एच इफेक्ट में क्या किया उसको वापस से कंक्लूड करें, नटशेल करें। आपने टॉपिक स्टार्ट किया एच प्रभाव, एच इफेक्ट, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में आपने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोली कि किसी भी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ या पाई ऑर्बिटल के साथ अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर, उसको कहते हैं अति संयुग्मन या एच इफेक्ट। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इसी डेफिनेशन में शर्तें छुपी हुई कि जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन देगा उसमें पहली शर्त है sp2 कार्बन, और वो 3 है हमारे पास, कार्बोकेटाइन, कार्ब फ्री रेडिकल एंड कार्ब एल्कीन, और दूसरा नंबर है उससे चिपका हुआ sp3 कार्बन अल्फा पर कम से कम एक है जरूर होना चाहिए। ये दो शर्तें जो पूरी कर ले, सोचो इसका मतलब वो एच इफेक्ट देगा। अब इसका उल्टा बोलते हैं, क्या आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर दे कि सर क्या आपका एथिल का कार्ब एनायन एच इफेक्ट देगा? यस सर। क्या गलती कर गए आप? आपने बहुत जल्दी बोल दिया।
सर नो नेगेटिव है। भाई आप हमेशा आदत बना लो, जब भी एग्जामिनर एच हाँ। इफेक्ट बोले पहले शर्तें बोलना सीखो। पहले इसमें शर्तें हाँ। लगाओ, तो शर्तें लगाओगे तो इसमें कहीं sp2 नहीं है, ये सारे कार्बन sp3 है। इससे हमारा एक लाइन क्लियर हो गई कि आज के बाद कोई भी कार्ब एनायन कौन सा इफेक्ट नहीं शो करेगा, एच इफेक्ट एच इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ये आपको सिखाना जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 3 ही करते हैं, कार्बोकेटायन, कार्ब फ्री रेडिकल और एल्कीन। अब दूसरा पॉइंट, जब आपको एच इफेक्ट समझ में आ जाए तो इस एच इफेक्ट का निचोड़ है कौन? अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इस बच्चे को अल्फा एच गिनना बहुत बढ़िया आना चाहिए। अगर उसने अल्फा एच गिनने में कहीं भी चूक की तो वो कंपैरेटिव स्टडी में कौन स्टेबल होगा वो नहीं पकड़ पाएगा। तो पहले तो अपने को अति संयुग्मन को कौन देते हैं पहचान में आना चाहिए उसकी शर्तों के साथ, और दूसरे नंबर पे अल्फा एच कितने हैं वो गिनना आना चाहिए। जिस बच्चे ने ये काम कर लिया आज के बाद वो बड़े क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, और मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और पूछ लिया बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है, तो नॉर्मल बच्चा इनकी शक्लें देखकर ही आंसर बना कर देगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। ए वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि आपने दिमाग लगाया कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो दोनों एल्कीन है और अगले ने पूछा स्टेबिलिटी, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे प्रूव होती है? एच इफेक्ट से। तुरंत एच इफेक्ट के कांसेप्ट लो। क्या ये एच इफेक्ट दिखाएगा? यस सर। तो इसमें कितने अल्फा एच? एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए उस पे। 8 है अच्छा 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और हर किसी पे 2 अल्फा बैठे हैं तो 8। यस सर। अब इसको चेक करके देखो ये भी है ये भी 4 कितने अल्फा है? 4 हाइड्रोजन। ये है इसको 4, तो निश्चित है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यस सर। आपको एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल तो 50,000 बन सकते हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। इसको आज पूरा तैयार कर लेना, कल मैं इसमें एरोमेटिक के अंदर एंट्री करूंगा, तो कल अपन इसी एच इफेक्ट को एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेक करेंगे। चलिए ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। आज जल्दी खत्म कर दिए, आज जल्दी खत्म कर दिए क्या? नहीं, एक कल दो भी मिनट। सेम था यार, आज तो फिर भी 7 मिनट में था, तो 2 मिनट में खत्म किया था। 5:45 में तो एंड करते हैं।